हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के बुक की, जो कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस सेट सीरीज 26 तक हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे 27 प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर, और इसमें हम देखेंगे हिंदी के 25 क्वेश्चन। इसके बाद में देखेंगे 25 क्वेश्चन जीएस के। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। ठीक है, और ये था इसके बाद रुक्मिणी प्रकाशन के जो है ग्रामीण विकास का जो प्रैक्टिस टेस्ट था वो हो चुका है। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप चैनल के पेज पर जाइए, आपको लेखपाल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है मटेरियल मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ, ये बताना है। तो हिंदी में जो है आर्य भाषा का प्रारंभ जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी को जो है आर्य भाषा अथवा देव भाषा दोनों कहा जाता है, और इसका प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ढूढ़ाड़ी बोली है, ये कौन सी बोली है बताना है। तो ये जो है पश्चिमी राजस्थान की बोली है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पूर्वी राजस्थान यानी कि जयपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर में भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है च, छ, ज, झ, ञ में ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो चा वर्ग की ये ध्वनि वर्ण है, और इसको जो हम तालब की वर्ग की ध्वनियाँ कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। तालब से निकलता है। तालब मीन्स जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है, उसे तालब ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, ये बताना है। तो इनमें से अगर हम बात करें महाप्राण वर्ण, तो वो बी पार्ट है। खा और घा ये महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। महाप्राण वर्ण जो होता है, खा और घा के अलावा झा और फा भी इस वर्ण में आते हैं। ठीक है, झा और फा। और ये ध्यान रखें कि जिसके उच्चारण में अधिक बल लगे वहाँ महाप्राण वर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परख का तत्सम रूप क्या होगा। तो परख का तत्सम होता है परीक्षा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभुत्व का जो है तद्भव रूप क्या होगा। तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द होता है पहुँच। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। तत्सम जो होता है वो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, और तद्भव जो होता है वो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप जो बदल जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इनमें अगर हम बात करें जाया जो शब्द ए पार्ट में दिया गया, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी जाया जो होता है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है। बाकी पुत्री का पर्यायवाची बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया, दुहिता आदि जो होता है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना है। विघटन का सही विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है। तो विघटन का विलोम होता है संगठन। विघटन माने टूटना, संगठन माने एकत्र होना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ भेद है, ये बताना है। तो सूत मीन्स होता है धागा, और सुत मीन्स होता है पुत्र। तो धागा और पुत्र जो है इसका सही पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट। धागा और पुत्र इसका सही रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीजर और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद करना है इसमें से। तो नीजर मीन्स होता है कमल, और नीरुज मीन्स होता है रोग रहित। तो कमल रोग रहित यानी कि ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नीचे से एक शब्द दिया गया है, उसके विकल्प में आपको उसके उपसर्ग ज्ञात करना है, यानी कि चिरायु। चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, ये बताना है। तो चिरायु में जो है चिर उपसर्ग लगा होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चिर का मतलब होता है बहुत देर। अगला क्वेश्चन है 12-13 में जो है संधि बताना है। मनोयोग में कौन सा संधि है। तो मनोयोग में जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, क्योंकि उसका संध विच्छेद करते हैं तो बीच में 2 बिंदी लगता है, यानी कि मनः प्लस योग, इसका जो है संध विच्छेद होता है। तो यहाँ जहाँ पे 2 बिंदी आ जाता है इसको विसर्ग कहा जाता है, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभेश्वरा में कौन सी संधि है, ये बताना। तो प्रभेश्वरा में जो है यण संध है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, यण संध। ठीक है, प्रभु प्लस एसड़ा इसका विच्छेद बनेगा प्रभु प्लस एसड़ा, और ये मिलकर प्रभेश्वरा बनता है। ठीक है, इसके बाद करें कि जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ और रे के अंत आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः या, वा, रा और ला में जो है परिवर्तन हो जाते हैं, और इस परिवर्तन को जो है यण संधि कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से उपयुक्त समास का चयन करना है। सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है, तो जहाँ पे डंडी आ जाए वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करें तो इसके दोनों पद जो है समानता प्रधान होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या फिर बीच में डंडी लगी होती है, ठीक है, जिससे राम श्याम सीता गीता, इस तरीके से इसका जो हो जाएगा। अगला है लव कुश में कौन सा समास है ये बताना, तो लव कुश में भी द्वंद्व समास है, ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलंकार बताना है। सिए मुख समता किम करें चंद वापुरा रंग, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार आता है जो है प्रतीप अलंकार, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार होता है जब शब्दों की आवृत्ति होती है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द समान शब्दों का प्रयोग होता है, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यमक अलंकार के, कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ पे कनक कनक जो 2 बार दिया गया, इसके अलग अर्थ हैं दोनों के, तो इस तरीके से इसमें यमक अलंकार होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन वाक्यों में कार्य होने या न होने का बोध हो वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो जिन वाक्यों में कार्य न होने का बोध हो उसे संदेहवाचक कहा जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, संदेहवाचक। कार्य होने या ना होने का बोध हो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य भेद है ये बताना है। तो सदा सच बोलना चाहिए ये जो है इच्छावाचक वाक्य है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें हर वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा आदि का बोध होता है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20-21 में बढ़कर उसके बताना है कि कहाँ पर गलती की गई है। समय से घर आकर वो हमें सब समाचार बता गए, यहाँ पे कहाँ पर गलती है ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम गलती की बात करते हैं तो इसमें गलती की बात करते हैं तो गलती हो जाएगा इसमें बता गया, जो लिखा हुआ है इसमें गलती दी गई है, ठीक है। बता गया के स्थान पर बताया होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का संस्मरण लेखक और अपने संस्मरणों में लेखा जोखा अंकित करता है, यहाँ पे कहाँ गलती की गई है, तो इसमें अगर हम गलती की बात करेंगे तो विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का जो है यहाँ पे गलती की गई है, ठीक है। इसमें गलती है बी पार्ट में, ठीक है। और विस्मरणीय के अनुसार पर अविस्मरणीय शब्द होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताना। तो वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, 3 प्रकार, ठीक है। वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण होता है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में जो है कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता होती है। वाच्य के 3 भेद की बात करें तो कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है गद्यांश से संबंधित, गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद उसके आंसर देना है। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वो, इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर होगा राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्र का गौरव जो है सुरक्षित रह सकता है और इसका आंसर हो जाएगा स्व भाषाओं का ग्रहण करने से गौरव जो है सुरक्षित रह सकता है, यानी कि आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा द्वारा भाव विभक्ति करने में समर्थ होते हैं, इसके आंसर की बात करें तो चहचहाते पक्षी जो होते हैं ये इसका आंसर पार्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो ये था 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं जीएस के 25 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं ये बताना है। तो ये जो कारण होता है केराटिनाइड के कारण होता है, कैरोटीनाइड के कारण, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग ग्रहण करता है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो है जोंक शामिल नहीं है, आंसर इसका सी पार्ट है। बाकी तिलचट्टा, झींगा, मक्खी ये सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। केचुए, जोंक, नेरिस ये सब एनिलीडा संघ के जीव हैं, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोलस्का संघ की बात करते हैं तो उसका प्राणी जो होता है वो रंग और रक्त जो उसका होता है रंगहीन होता है। ये बातें आपको याद रखना। कीटों में जो है 6 पद और 6 पैर और 4 पंख पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा ये बताना। तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात जो होता है ये 1:4 होता है, ठीक है। Pe1/Pe2, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा mgh1/mgh2 और यहाँ से mg कट जाएगा, यहाँ से p कट जाएगा, तो E1/E2 बचेगा
H1/H2। तो H और H1 अपान दिया गया है, H दिया गया और 4H दिया गया, तो इसको रख देंगे तो 1/4 पोटेंशियल एनर्जी का रूप आ जाएगा यहाँ पे, जो कि 1/4 यानी कि 1/4 या 1:4 के रेशियो में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे क्या है। ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करता। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है ठोस में अधिक तीव्र से चलता है और द्रव और गैस की अपेक्षा में कम चलती है। ठीक है, ध्वनि की चाल की तरंग की चाल की बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम, फिर गैस में सबसे कम होता है। ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कैनर को क्या कहा जाता है। स्कैनर को जो है कंप्यूटर की आँख कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के दो भाग हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो उन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, आभासी कर सकते हैं, और हार्डवेयर को छू सकते हैं। ठीक है, स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस भी होता है, ये आपको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है लोकप्रिय वेबसाइट और निर्माता। तो देखिए, अगर इसमें हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक निर्माता कौन है, तो वो हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, गूगल के बात करते हैं तो गूगल के निर्माता का नाम था सर्गेई बिन और लैरी पेज, ये गूगल निर्माण किए थे। याहू के निर्माता की बात करें तो जेरी यांग एवं डेविड फिलो थे, और हॉटमेल के निर्माता सबीर भाटिया हैं। ठीक है, तो आंसर इसका इस तरीके से डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये है पटियाला में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, पटियाला पंजाब में जो पड़ता है। ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लखनऊ में इकाना स्टेडियम है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम नाम से है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। खेल भारतीय खेल प्राधिकरण के दो प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, एक तो यह है नेताजी सुभाष की राष्ट्रीय खेल संस्थान, और एक है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ कौन कौन से हैं, ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप जो है वो ब्राह्मी है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ब्राह्मी। ठीक है, अशोक का जो शिलालेख है वो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, ये बताना। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अवंती महानतम शासक महासेन चंद्र प्रदोत थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हीरक वलय एक दृश्य है जो जिसे देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है, तो हीरक वलय जो होता है एक दृश्य जिसे केवल पदचिन्ह के परिधियों पर क्षेत्रों पर ही देखा जा सकता है, यानी कि इसमें आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये बताना। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, वार्षिक आर्द्रता की मात्रा 70% से अधिक हो, तापमान की मात्रा जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन काफ़ी घने होते हैं और ये साल भर हरे भरे खिले रहते हैं। ठीक है, इनमें अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से वृक्ष की, तो महागोनी, आबनूस, बांस, बेत, सिनकोना, रबर और नारियल आदि वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू प्रॉपर्टी का वो खंड है जो अपनी स्थिति में ही रहा हो और जब किसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है होस्ट। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, होस्ट उसको कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः चट्टानों का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, और दूसरी चट्टानें वह हैं जो आदि चट्टानों के रूपांतरण या उन्हें उसके कट कर पुनः जम जाने के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो वो है प्रतिषेध जो है टू बी सर्टिफाइड लिखा हुआ ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो टू हैव द बॉडी ऑफ होता है, परमादेश बी कमांड, अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी होता है, जबकि टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण के लिए जो है प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध के लिए।
ये क्या है, ये सब सारे शब्द जो है, तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उनके नाम हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, कब स्पष्ट किया ये बताना है। तो ये किया था केशवानंद भारतीवाद जो था 1973 में, उसके दौरान जो है स्पष्ट किया था, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, ये बताना है। तो प्रावधान है जो वो है अनुच्छेद 324 के तहत। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 324 यानी कि सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है ये बताना है। तो पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण जो होता है वो प्रिंटर होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, प्रिंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन को प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो वो थे वुड्रो विल्सन। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। 1920 में स्थापित किया गया था इसको। वुड्रो विल्सन जो थे वो यूएसए के राष्ट्रपति थे, जो लोक प्रशासन के जनक भी माना जाता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने जो है यूएसए में जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 8 मई को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। लुई ब्रेल दिवस जो है 5 जनवरी को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी। तो 1969 में जो एनसीईआरटी का गठन यदि का ये घटना नहीं घटी थी, बाकी इसमें से तीनों जो है घटना 1969 में हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी का गठन की बात करें तो ये 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम बताना है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो कच्चा लोहा में सबसे ज़्यादा, इसके बाद ढलुआ लोहा, फिर मृद इस्पात में सबसे कम होता है कार्बन की मात्रा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है, ये बताना है। तो वो उस उद्यान का नाम है काजीरंगा उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। और ये सैटेलाइट से लैस होने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है समय मूलक वीडियो, ठीक है। इंटरनेट पर जो वीडियो प्रसारण के विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है वो होता है समय मूलक वीडियो, ठीक है। इंटरनेट जो होता है वह सूचनाओं का हाईवे होता है। इंटरनेट वर्तमान पूरे विश्व को एक ग्लोबल गांव में परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। और ये था ओवरऑल आज का वीडियो जो हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।